हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में देख रहे हैं हम लोग आपका भारत एवं समकालीन विश्व सेकेंड की बुक है हमारी। तो हम लोग इसमें देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो मैं इसमें कुछ चीज़ों को आपको पढ़ा चुका हूँ भारत में राष्ट्रवाद। जैसे आपका खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर कि खिलाफत आंदोलन क्या होते हैं। पहला विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध होता है और मैंने आपको कहानी भी बताई है पूरी इसमें कि जो पहला विश्व युद्ध है, सबसे पहले पहला विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का इन्होंने विघटन कर दिया था जो आपके टर्की का था। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन हमने देखा 1919 में शुरू हुआ। तो इनको हम लोग आपका देख चुके थे, इन पर हम लोग विचार भी कर चुके थे कि क्या किस तरीके से है। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमने असहयोग देख लिया, जनरल डायर ने किस प्रकार बात की थी, असहयोग को हमने देखा। और सबसे पहले हमने पढ़ा कि असहयोग ही क्यों। तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक लिखी है हिंदू स्वराज 1999 में। महात्मा गांधी ने कहा है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और उन्हीं के असहयोग से ही इसको हम उखाड़ सकते हैं। क्लियर है? ये भी हमने क्या है इसमें ही आपका देख लिया था। ठीक, इन पर आपका बात करी गई। तो इसको हम लोग सब आपका अच्छे से गौर कर लिए। असहयोग के भीतर अलग धारा क्या थी, उस अलग धारा को हम लोग आपका पढ़ लिए। शहरों में आंदोलन को हम देख लिए, कुछ अलग अलग धाराएं इसमें आपके जुड़ी हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ आपका विद्रोह हो रहे थे, उनका नेतृत्व कैसे लोग कर रहे थे, इन सब चीजों को हम लोग आपका इसमें पढ़े थे। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो इसी में चैप्टर नंबर सब यूनिट 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले क्या पढ़ चुके? प्रथम विश्व युद्ध पढ़ चुके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के बाद असहयोग और असहयोग के बाद आप पढ़ रहे हैं दांडी मार्च देखेंगे और इसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। आप जानते हैं कि यहाँ पर गोरखपुर में एक जगह है आपका चोरा चोरी। तो चोरा चोरी में पुलिस वालों की और आंदोलनकारी की आपस में टकराव हो जाने से हिंसात्मक घटना हो गई और जिससे कुछ पुलिस वाले मर गए। लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अब आग लगने से महात्मा गांधी ने देखा कि यह आंदोलन उग्र हो रहा है और कोई जलियांवाला बाग जैसी घटना दोबारा ना घटित हो जाए, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम कैसे करें। कांग्रेस के कुछ नेता ने इस तरह के जंग संघर्ष से थक चुके थे। वे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब आप जानते हैं ये वही समय है, 1990 एक्ट 1919 में गवर्नमेंट एक्ट आया था और प्रांत में आपका असेंबली यानी कि सरकार चुनी जानी थी चुनाव के माध्यम से। तो कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि हम क्यों ना, जो हम विरोध कर रहे हैं, हम एक जगह बाहर विरोध कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था में उन्हीं का वो आपका विरोध किया जाए। और इसलिए उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि हम लोग आपका इनसे जुड़कर हम भाग लेते हैं। और कह रहे हैं कि उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीति का विरोध करना है, कह रहे उसी के बीच रहना है और ब्रिटिश नीति का विरोध करना, सुधारने की वकालत करना और यह दिखलाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापस लौटाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। यानी कि अब दो नेता दिखाई दिए, दोनों वकील थे, सीआर दास और आपका मोतीलाल नेहरू। ये दोनों आपका पेशे से वकील थे और इन्होंने क्या निर्णय किया कि हम परिषद के अंदर जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के अंदर इन्होंने आपका स्वराज पार्टी की गठन किया। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ने ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता पर दबाव बनाया। अब उस समय
जवाहरलाल नेहरू यंग थे बिल्कुल, और सुभाष चंद्र बोस भी यंग थे, युवा नेता थे। तो जो पहले और नेता थे वो अपने दबदबा में इतना प्रेशर, उग्रता नहीं दिखाते थे, लेकिन ये युवक थे तो इनकी बातों में जो थी उग्रता महसूस की जाती थी, और उग्रता से ये अपनी चीजों को रखते थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल ने दो ऐसे तत्व थे जिन्हें 20 दशक तक के आखिरी 10 सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। क्या कर दी? एक बार फिर से बदल दी। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर 1956 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, और 1930 में तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पाद में गिरी गई और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों की उपज बेचने और लगान चुकाने में भारी कठिनाई हुई। 1930 तक ग्रामीण इलाके में भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। अब एक टाइम था जब हम अपने सामान को बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो उस पर हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम खरीदेंगे कहाँ से? अगर किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा तो क्या होगा? लोगों को समस्या पैदा, और यही समस्या क्या करेगी? किसानों में आपका बेरोजगारी, गरीबी, इन सबको और कर्जों को बढ़ाएगी, जिससे लोगों पर आपका दबाव बनेगा, और ये दबाव उनको परेशान करेगा, उनको कर्ज चुकाने में। जब उनकी फसल बाजार में ही नहीं बिक रही है, क्योंकि बाजार में कोई खरीदार ही नहीं है बाजार की फसलों खरीदने के लिए, तो किसान की फसलें कौन खरीदेगा? तो इस तरीके से उनके सामने और समस्याएं आपका दिन प्रतिदिन आपका खड़ी होती जा रही थी। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में, देखिए कौन थी आपका? टोरी सरकार थी, और सर साइमन के कमीशन में उन्होंने एक वैधानिक आयोग का गठन किया, यानी कि लीगल बॉडी बनाई, और राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किया गया यह आंदोलन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना है, और यह उसको सुझाव दिया गया कि यह आयोग भी एक में कोई सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। अब देखिए, आपने बना दिया कमीशन जिसको सर साइमन कमीशन कहा गया, जिसको साइमन कमीशन भी कहा गया, और आप जानते हैं इसका व्यापक विरोध भी हुआ, और भारतीय के लिए एक वैधानिक व्यवस्था थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये आपका प्रोविजन कर रहा था, और उसके बारे में सुझाया गया। आयोग ने यह भारत का सदस्य नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि साइमन कमीशन आ रहा था भारत में, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे कौन थे? अंग्रेज थे। ये इसके विरोध कारण कि जब आप हमारे लिए कोई व्यवस्था बना रहे हैं तो भाई हमारा होना जरूरी है ना, उसमें हम तो बताएंगे कि हमारे मुताबिक कैसी चीजें चलेंगी, आप अपनी चीजों को हम पे कैसे थोप सकते हैं। तो ये इन सारी चीजों को आपका देखा मैटर किया गया, और ये देखिए इलाहाबाद में एक बैठक हुई और नेता इस तरीके से बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो साइमन कमीशन पे आगे बढ़ने से पहले पीछे का पूरा सहयोग की स्थिति को पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, किसी को डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, साइमन कमीशन बना दिया, ऐसा गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन क्या होता है? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, भारत में कहाँ पहुंचता है? बॉम्बे पहुंचता है बेसिकली। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे भारत में लगने लगे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिया गया। कांग्रेस और लीग सभी पार्टियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, ठीक, यानी कि सब भाग लेते कि भैया अगर हमारे लिए कोई व्यवस्था कर रहे हो तो हमारा उसमें होना बड़ा जरूरी है। इस विरोध का शांत करने के लिए वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत में डोमिनियन स्टेट के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का ऐलान कर दिया। जब व्यापक आंदोलन होने लगा, उन्हें लगा इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, तो उस समय भारत में वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड आपके इरविन ने क्या कहा? चलिए ठीक है, कुछ गलत है, आइए बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, माना कुछ हो गया है तो इस पर हम लोग आपका चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन का नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन भारत में ना होकर लंदन में होना था। चले आप कहते हैं कि हमारे मुताबिक होनी चाहिए व्यवस्था, ऐसा कुछ करें, तो चलिए फिर लंदन में करते हैं। तो कहाँ बुलाया गया उनको? लंदन में बात की गई कि आप लंदन में आइए।
ठीक, लंदन में करेंगे व्यवस्था। उन्होंने इस बारे में समय सीमा नहीं बताई और उन्हें सिर्फ इतना कह दिया गया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के सभी नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी और माध्यमिक रेल ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में था। कह रहे कि हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, मध्यम मार्गी, यानी कि जो बीच का रास्ता हो। ब्रिटिश चाहते थे कि डोमिनियन के भीतर ही संविधान की व्यवस्था के पक्षधर थे। इस खेमे का प्रत्यक्ष प्रभाव यह था कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने ये बात कर ली 1929 में कि भैया कुछ भी हो जाए, अब हम आपका डोमेन स्टेट नहीं लेंगे, हम लेंगे तो आपका पूर्ण राज्य लेंगे। क्या लेंगे, पूर्ण राज्य। यानी कि ब्रिटिशर लेट हो गए भारत को डोमिनियन लेने। भारत पहले क्या मांग कर रहे थे कि भाई डोमिनियन स्टेट दे दो, डोमिनियन स्टेट दे दो। तब से बेचारे चिल्ला रहे थे कि हमको डोमिनियन स्टेट दे दो, लेकिन इनकी किसी ने सुनी नहीं। और जब इन्होंने 1929 में आपका लाहौर में एक घोषणा कर दी कि अब हमको डोमेन स्टेट नहीं चाहिए, अब हम लेंगे तो पूरी स्वतंत्रता लेंगे, यानी कि हम ही मालिक रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो इस समय क्या हुआ, तब ये हमको डोमेन स्टेट दे रहे हैं। तो इन्होंने औपचारिक रूप से मान लिया था कि कांग्रेस वालों ने कि हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, और 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया आपका, आप देखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस। यही कारण है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू किया, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से ही क्या मनाने लग गए थे, हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक, इसके लिए संघर्ष की शपथ ली। इस उत्सव को बहुत कम लोग ही ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस मुद्दे से जोड़ने का महत्व, जरा रास्ता ढूंढना था कि भाई जो हम कर रहे हैं इसका रास्ता कैसे मिला, ये हमको देखना था। तो बच्चों ये इसमें कुछ पॉइंट है नोट करने वाले। जैसे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, नोट क्या करना है आपको, सबसे पहले नोट ये करना है आपको कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन किया। उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई औपचारिक रूप से, और वहीं से ही 26 जनवरी 1930 को ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। ये पॉइंट लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, क्योंकि इसी के कारण हम 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। हो गया बच्चों, नोट किया आप लोगों ने बेटा? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट करेंगे चीजें साफ हो जाएंगी, फिर आपको डाउट नहीं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने वहां शुरू किया था ना, बताया था कि, लेकिन हम जो सिविल डिस मूवमेंट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये नमक यात्रा से शुरू हुआ। हुआ क्या था, अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था। अब नमक जैसी चीज पर अगर वो कर लगा रहे हैं, सोचिए, तो उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन किया। क्या किया गांधी जी ने, इसके विरोध में एक आंदोलन किया। ठीक है, उस आंदोलन को ही हम देखेंगे कैसे आंदोलन चला। ठीक है, क्या था वो आंदोलन, किसके विरोध में कर रहे थे। देखिए, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। उन्होंने अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया। तो सबसे पहले 11 मांग, उसके बाद नमक आंदोलन, फिर यानी कि दांडी मार्च, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। जबकि कुछ मांगे उद्योगपति को लेकर
कुछ किसान को लेकर थी, बाकी और तबकों से जुड़ी थी। तबके मतलब वर्गों से जो लोग जुड़े थे। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने के बारे में। इम्पोर्टेंट क्या था कि भैया जो आपने नमक पर कर लगाया है ना, इसको समाप्त करना, क्योंकि नमक को अमीर गरीब आपका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नमक पर टैक्स नहीं होना। यह भोजन का अंग है, इसलिए नमक पर और उत्पादन पर सरकारी ईमानदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की सबसे दमनकारी पहलू बताया कि जिस तरह से आप नमक पर टैक्स लगा रहे हैं, ये तुम्हारी अब तक की सबसे दमनकारी नीति में से एक है, आपका पहलू है। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम का मतलब होता है आपने किसी को चेतावनी दे दी कि भैया या तो उसको समाप्त कर दो, नहीं तो देख लेना आंदोलन कर दूंगा। ठीक, उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्व स्तरीय वॉलंटियर के साथ यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी गुजरात के आपके तटीय कस्बों में जाकर खत्म हुई थी। गांधी जी को टोली में 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया गया, यानी कि 24 डे चली और 10 मील पर डे ये आपका चलती थी। गांधी जी जहां रुक के हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे, इन सभी ने गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा यानी कि अंग्रेजों का कहना था ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और यहाँ से ही नमक कानून का उल्लंघन माना गया। क्या माना गया? नमक का कानून का उल्लंघन जो है आपका माना गया। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में न केवल अंग्रेजों को असहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। देश के विभिन्न भागों में, देश के अलग अलग हिस्से थे, अलग भागों में हजारों लोग नमक तोड़कर सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैलता गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानें की पैकिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी ने इस्तीफे दे दिए, बहुत सारे संस्थानों पर जंगल में रहने वाले वन कानूनों का आपको उल्लंघन करने लग गए, लकड़ी बीनने और आपका मवेशी चराने वाले भी आरक्षित वनों में घुस गए। जो आपका उन्होंने आपका रिजर्व फॉरेस्ट बनाए थे, उनमें भी आपका ये लोग घुस गए। क्लियर? ठीक, अब देखिए इस तरीके से ये करते थे और गांधी जी की इस तरह से यात्रा हो रही थी और इतने सारे लोग इसमें। इस घटना से चिंतित और औपचारिक सरकार कांग्रेसी नेताओं के का विरोध करने लगी। बहुत सी स्थानों पर हिंसक टकराव हुआ। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित सभी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्सियाई भीड़ ने सशस्त्र बख्त खान गाड़ी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर गई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर तक महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति पुलिस चौकियां, नगर पालिका भवन, अदालतें, रेस्टोरेंट पर हमला शुरू कर दिया। भयभीत सरकार ने दमनकारी रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमला किया, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो कहा कितने लोग गिरफ्तार किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1 लाख लोग। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस लिया। 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
और महात्मा गांधी से इरविन गांधी समझौते के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने दूसरे जो है आपका, आप देखेंगे दूसरे सत्याग्रह में इन्होंने भाग लेने के लिए हाँ भर दी कि भाई दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और कहाँ चले गए? लंदन। अब लंदन जाएंगे तो ही तो आपका इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, तो ये ब्रेक लगाकर लंदन चले गए। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की जिद पर थी कि भैया तभी जाऊंगा जब आप रिहा कर दोगे। तो 31 मतलब दिसंबर 1931 में सम्मेलन ने गांधी जी को लंदन गए, इस वार्ता के बीच में आपका टूट गई और निराश होकर उनको वापस लौटना पड़ा। यह आकर उन्हें पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। खान गफ्फार, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। सभाओं में प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते गति उसकी मंद पड़ गई। लोगों ने आंदोलन को कैसा लिया, आइए देखते हैं कि सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल लोग विभिन्न सामाजिक समूह से थे। सामाजिक समूह कौन से थे? तो उनमें आंदोलन समूह का हिस्सा क्यों लिया, किस किस समूह से थे, कैसे लोग आपका बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे, कैसे भाग कर रहे थे, आप इसको अच्छे से देखिए। गांव में संपन्न किसान सामुदायिक जैसे गुजरात पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिनती में बहुत कम परेशानी थी। उनकी नकद आय खत्म होने लगी थी, सरकार लगान चुकाने लगी थी और नामुमकिन हो गया था, सरकार लगान चुकाने को तैयार नहीं थी और चारों तरफ से असंतोष हो रहा था। संपन्न किसान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट कर लिया। कई बार अनिच्छा व बहिष्कार किया गया, मजबूर हो गए, स्वराज की लड़ाई लड़ी गई और लेकिन 1931 तक लगान घटने बिना आंदोलन वापस लिया गया। बड़ी निराशा हुई, फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया गया और बहुत से हिस्सों में इसे इनकार कर दिया गया कि भाई अब हम इसको नहीं चलाएंगे, अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। क्लियर है? अब गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों को पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। आपका महालावाबंदी खींची, नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों की जमीन का आपका किराया चुकाना मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि जमींदार को भाड़ा चुकाना पड़े और उसको माफ कर दिया गया, इसलिए उन्होंने कई मेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया। नेतृत्व अफसर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में गया। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी से भय कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने के लिए हिचका रही थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच का अनिश्चितता बना रहा। क्या रहा? अनसर्टनिटी जो है उन दोनों के बीच आपका बनी रही। ठीक, व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापार और उद्योगपति को भारी मुनाफा हुआ। वे ताकतवर हो चुके थे और वे अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण व्यावसायिक गतिविधियों में आपका रुकावटें आती गई। विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए को आपका उन्होंने स्टालिंग में आपका विदेशी रुपए के साथ उन्होंने विनियमन करना चाहते थे कि भैया अब हमारा रुपया जो है स्टालिंग में बदला जाए। केवल ऐसा ही नहीं कि खाली आप बदल दिया, काम चला दिया, हम ऐसा नहीं चाहते। हमारा स्टालिंग में अब जो रुपया है वो आपका बदला जाना चाहिए। इसी को लेकर अपना विरोध की वो हमेशा मांग करते चले, जिससे आयात की कमी आ जाए। व्यवसायिक हितों का संगठन करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक व्यवसायिक कांग्रेसन यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1920 में।
1927 में कांग्रेस ने वाणिज्यिक उद्योग परिसंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जिसका आपका गठन किया गया, इसी को बोलते हैं फिक्की। क्या कहा गया? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कब बनी? 1927 में। का गठन किया गया पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और के बिरला जाने माने उद्योगपति के नेतृत्व में ये काम हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया गया और सिविल नाफरमानी का समर्थन किया गया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को ही ऐसे युग में देख रहे थे जहां कारोबार औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बंध यानी कि बिना किसी रोक टोक के आपका फल फूल सके। गोलमेज आपका सम्मेलन की विफलता हो गई, व्यवसाय संगठन में उत्साह और आपको मंदी भरी पड़ी थी, ये सारी चीज दिख रही थी और उन्होंने उग्र गतिविधि का भय था। लंबी अशांति का आशंका के कारण कांग्रेस के युवा सदस्य में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डर रहे थे, क्योंकि जितने भी नए नेता थे, चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस हो, पटेल हो, भगत सिंह जैसे नेता हो, सब में समाजवाद की जो भावना थी वो आपका बढ़ रही थी। क्लियर है? तो इसको हमने देखा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या आंदोलन हुए, यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं। चलिए कल पढ़ेंगे इसके बारे में, फिलहाल जितना हमने पढ़ा यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ पूछ लीजिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।